नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं शैलेंद्र चौधरी, श्री दान कुंवर इंटर कॉलेज आमलखेड़ा। प्यारे बच्चों, आपका हमारे विद्यालय द्वारा संचालित श्री दान कुंवर इंटर कॉलेज द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम आपको कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान की अध्याय 9 प्रकाश किरण और प्रकाशक यंत्र का अध्ययन कराएंगे। तो अध्याय 9 का सबसे शुरुआत करते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो देख रहे हैं आप, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होती हैं। यानी प्रकाश जो तरंगें हैं वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलती हैं। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, ध्यान रखिए इस बात को। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, बल्कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारे नेत्र के रेटिना पर पहुंचता है तो हमें वस्तु दिखाई देती है। याद रखना, प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। यही चाल वायु में भी होती है। यानी कह सकते हैं कि प्रकाश की वायु या निर्वात में चाल 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ऐसे ही अगर हम जल के लिए बात करें तो जल में प्रकाश की जो चाल होती है वो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। सभी छात्र ध्यान रखें, प्रकाश की जो चाल है अक्सर पूछ लिया जाता है कि जल में कितनी होती है। लगभग 2.25 × 10⁸ जो दृश्य प्रकाश है उसकी जो तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक होती है। यानी हम जो प्रकाश जो किसी वस्तु को देखते हैं उस प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है वो 3900 यानी 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक होती है। अब हम बात करें, प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कैसी रेखा में चलता है? सीधी रेखा में चलता है। परंतु अगर प्रकाश के मार्ग में अगर कोई तीक्ष्ण किनारे का अवरोध आ जाए तो वो हल्का सा मुड़ जाता है। इसे प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन तो आप जानते हैं, परावर्तन का मतलब है टकरा करके लौट जाना। यानी जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर पड़ने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, जब प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ पर आपतित होती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चित्र से आप देख पा रहे हैं, ये कोई परावर्तक तल है, कोई चिकना तल है। ये क्या है? परावर्तक तल, चिकना तल, जिससे प्रकाश किरण टकरा करके लौटती है उसे बोलते हैं हम परावर्तक तल। ये किरण आ रही है, आने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट रही है तो आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं और टकरा करके लौट कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तक तल पर एक लंब होता है जिसे बोलते हैं हम अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। अब बात करें हम
आपतित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है, आपतित किरण अविलंब के साथ, देख पा रहे हैं आप, आपतित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है, ये अविलंब है हमारा, ये आपतित किरण है। आपतित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है उस कोण का नाम कहते हैं हम आपतन कोण। क्या बोलते हैं इसको? आपतन कोण। इसको हम हमेशा किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? आई से। और परावर्तित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाते हैं, जैसे ये परावर्तित किरण है, तो अविलंब के साथ जो कोण बनाती है इस कोण का नाम क्या होता है? परावर्तन कोण। देख पा रहे हैं आप चित्र में, क्या बोलते हैं इसको? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। समझ पा रहे हैं? अब आगे बढ़ते हैं। परावर्तन में तरंग की जो चाल होती है वो अपवर्तित रहती है, यानी जिस चाल से प्रकाश आता है उसी चाल से प्रकाश वापस लौटता है। इसमें कोई समय पश्चता नहीं होती। समय पश्चता का मतलब है टकराना, और टकरा करके वापस लौटने में प्रकाश को कोई समय नहीं लगता है। अब बात करेंगे हम प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपतित किरण, दूसरा परावर्तित किरण तथा अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरे शब्दों को कह सकते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है इसका? दूसरा नियम ये है, आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आई बराबर आर। देख पा रहे हैं? जैसे एक बात और नोट कर लें छात्र, यदि कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर अविलंब टकराते, यानी किसी पृष्ठ पर जो परावर्तित जो पृष्ठ है, परावर्तक जो तल है, उस पर अगर लंबवत आए तो उसका जो परावर्तन कोण होता है वो कितना होता है? शून्य होता है, 0 होता है। ध्यान रखना, आपतन कोण भी 0 होगा और परावर्तन कोण भी 0 ही होगा। अब हम बात करते हैं दर्पण की, क्योंकि जो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक तो समतल दर्पण, दूसरा हम आगे बताएंगे गोलीय दर्पण। समतल दर्पण में क्या होता है? इसमें एक कांच की पारदर्शक समतल पट्टी होती है। इसके एक तल पर पारा और किसकी? रेड ऑक्साइड की क्या कर दी जाती है? कलई कर दी जाती है। रेड ऑक्साइड की क्या कर दी जाती है? कलई कर दी जाती है। जिस भाग पर कलई हो जाती है उसके दूसरा भाग कौन सा, किसका काम करता है? प्रकाश किरण को परावर्तित करने का काम करता है, अर्थात वो क्या कहलाता है? परावर्तक तल। यानी समतल दर्पण जो होता है वो हमारे घरों में ड्रेसिंग टेबल में जो कांच लगा होता है वो कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। अब बात करेंगे हम जो समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है। ध्यान रखिए, इस प्रकार के दर्पण में सदैव आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है तथा इस प्रकार के दर्पण से परावर्तन दो प्रकार से होता है। एक तो नियमित परावर्तन और दूसरा होता है विस्तृत परावर्तन। यदि तल चिकना हो तो उससे जो प्रकाश परावर्तित होगा वो नियमित होगा, अर्थात उसको नियमित परावर्तन बोलेंगे। जो तल है परावर्तित तल खुरदरा है तो उसको विस्तृत परावर्तन बोलेंगे। अब बात आती है गोलीय दर्पण की। तो हम बढ़ते हैं गोलीय दर्पण में। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक काटा गया भाग होता है। जैसे समझ लीजिए कांच का एक खोखला गोला है, ये आप देख पा रहे हैं। तो इस कांच के खोखले गोले में से हमने इसका कुछ भाग काट दिया, जैसे इतना भाग काट दिया, या और मैं बताऊं इतना भाग छोड़ दिया।
तो इसमें हमें दो तल प्राप्त होंगे, एक तल ये बाहरी तल और एक अंदर वाला तल, यानी बाहरी तल बोलते हैं इसको। ये कौन सा तल है? बाहरी तल। कौन सा तल है? बाहरी। अब ये बताता हूँ आपको कौन सा तल है, बाहरी। और ये कैसा है? आंतरिक। कौन सा तल है? आंतरिक तल। अगर हम गोलीय दर्पण की बात करें तो गोलीय दर्पण जो है खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक तो होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अगर हम बात करें, जैसे हमने ये खोखला गोला काटा था, खोखले गोले में हमारे दो पृष्ठ रह गए, एक तो आंतरिक पृष्ठ और एक बाहरी पृष्ठ। अगर हम बाहरी पृष्ठ पर किसकी? पारे और रेड ऑक्साइड की अगर कलई कर दें, बाहरी तल पर अगर हम पारे और रेड ऑक्साइड की कलई कर दें तो ये बन जाता है। और आंतरिक तल कैसा होता है? परावर्तक तल। तो ऐसे दर्पण को हम कौन सा दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण। ध्यान रखना, अवतल दर्पण में आंतरिक तल परावर्तक तल होता है और बाहरी तल पर पारे और रेड ऑक्साइड की कलई होती है। देख पा रहे हैं आप? अवतल दर्पण क्या है? वह दर्पण जिसमें दबे हुए भाग से परावर्तन जो होता है दबे हुए भाग से होता है तथा पॉलिश उभरे हुए भाग पर होती है। कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। जैसे देख पा रहे हैं, ये हमारा अवतल दर्पण, पॉलिश हमारी बाहरी भाग पर हो रही है और आंतरिक तल परावर्तक तल है। तो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अगर हम पॉलिश अंदर वाले भाग पर करते हैं, जैसे आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, पॉलिश हमारे अंदर वाले भाग पर हो रही है और बाहरी तल कैसा तल है? परावर्तक तल है। तो कौन सा दर्पण कहलाएगा? अवतल दर्पण। आगे हम बढ़ते हैं, अवतल दर्पण की परिभाषा बताएं आपको। तो देखिए, देख पा रहे हैं आप, वह दर्पण जिसमें परावर्तक तल उभरा हुआ भाग होता है और पॉलिश दबे हुए भाग पर होती है। कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। अब बात करेंगे हम अवतल दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। अब देखेंगे हम दर्पण से संबंधित परिभाषा में सबसे पहला हेडिंग आता है प्रतिबिंब। यदि प्रकाश की किरण एक बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात में वास्तव में किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है तो ऐसे प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यदि मिलती हुई प्रतीत होती है तो ऐसे प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ध्यान रखना, अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, जबकि उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी प्रतिबिंब बनाता है। देखिए, किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यानी उत्तल दर्पण से दूसरे बिंदु से पहले बिंदु पर, ये पढ़ पा रहे हैं आप, आभासी। अब दूसरी परिभाषा आती है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र की परिभाषा हम ऐसे समझेंगे, जैसे जो दर्पण था हमने खोखले गोले से काटा गया था, इस खोखले गोले का जो केंद्र होता है वही दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से, सेंटर। अब इसके बाद आता है ध्रुव। ध्रुव में बात करें हम तो जैसे ये दर्पण है हमारा, ये हमने कौन सा दर्पण बना दिया? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में ये इसका सेंटर हो गया। सेंटर से एक दर्पण से बीच अगर हम रेखा खींच दें तो इस रेखा का नाम होता है मुख्य अक्ष। क्या नाम है इसका? मुख्य अक्ष। ध्यान रखना, सेंटर से होती हुई जाए और दर्पण के बिल्कुल बीचों बीच से निकल जाए तो इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। और वो मुख्य अक्ष दर्पण को जिस बिंदु पर छेद करके पार निकलता है, प्रतिच्छेदित करता है, जिस बिंदु से निकलता है उस बिंदु का नाम है दर्पण का ध्रुव। क्या नाम है उसका? ध्रुव। ध्रुव की अंग्रेजी होती है, क्या होती है?
पोल, POLE, पोल माने ध्रुव, इसलिए इस बिंदु को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। ध्यान रखना, ये दर्पण का ध्रुव है, इसको बिंदु P से प्रदर्शित करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। वक्रता त्रिज्या, तो जो दर्पण के वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि दर्पण के परावर्त केंद्र को अगर हम मिलाने वाली कोई भी रेखा होगी वो सब क्या कहलाएंगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएंगी। लेकिन हम अक्सर डेरिवेशन करते समय ध्रुव से और C को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। C मतलब वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली रेखा वक्रता त्रिज्या कहलाती है, इसको हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष में आपको समझा ही चुका हूँ। ये दर्पण है, दर्पण कोई सा भी ले लीजिए, उत्तल हो या अवतल। अवतल के बीचों बीच से, सेंटर से होती हुई जो रेखा निकलती है उसे क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। अब बात करें हम द्वारक की, देख लिए मुख्य अक्ष की प्रभाव वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। अगर हम बात करें द्वारक की, तो द्वारक की क्या है? दर्पण के परावर्तक तल के व्यास, ये परावर्तक तल है ये इतना, तो परावर्तक तल का जो व्यास है ये, इसको हम बोलते हैं दर्पण का ध्रुव, द्वारक। क्या बोलते हैं इसको? दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब इसके बाद आता है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस समझना बहुत ज़रूरी है, देख लीजिए, क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। एक कंफ्यूजन वर्ड है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान रखना, अगर कोई पूछता है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समतल दर्पण, नंबर 2 गोलीय दर्पण। अगर पूछता है गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं तो गोलीय दर्पण होते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अक्सर बच्चों से पूछा जाता है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चे अक्सर करके ये बताते हैं कि दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। वास्तव में दर्पण नंबर 1 समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण होता है। उत्तल और अवतल दर्पण जो है गोलीय दर्पण के भाग होते हैं। अब बात करें हम मुख्य अक्ष की, तो मुख्य अक्ष क्या होती है हम इसको समझेंगे। जैसे हमारा ये दर्पण है, ठीक है, दर्पण में ये इसका मुख्य अक्ष है। अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आए और टकराने के बाद जिस मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, ये बीच से जाने वाली कौन सी किरण है, इसका नाम है मुख्य अक्ष। ये काल्पनिक होता है, दिखाई नहीं देता है, किरण तो दिखाई देती नहीं है प्रकाश किरण। ये मुख्य अक्ष भी कैसा होता है? काल्पनिक होता है। मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण आ रही है और टकराने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है अथवा काटती हुई प्रतीत होती है। ध्यान रखना, काटती है अर्थात अवतल दर्पण में काटती है, काटती हुई प्रतीत होती है अर्थात उत्तल दर्पण में काटती हुई प्रतीत होती है। जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, आप देखिए उत्तल दर्पण का देख पा रहे हैं, ये प्रकाश, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य ये प्रकाश किरण आपतित हो रही है। आपतित होने के बाद ये बाहर की तरफ निकल जाती है, यानी उसी माध्यम में वापस लौटेगी, परावर्तित किरण होगी। अगर परावर्तित किरण को हम आगे बढ़ाएं, क्या करें, हम इसको आगे बढ़ाएं, जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ आपको डॉट 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 के रूप में आपको बड़ी हुई दिखाई दे रही है, तो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हुई होती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। और मुख्य फोकस को ध्यान रखना, हम कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। एक और डेफिनेशन रहेगी इसमें, फोकस दूरी। तो ध्यान रखना, मुख्य फोकस से ध्रुव तक की दूरी, ये तुम्हारा ध्रुव है, ध्रुव P तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। और इस फोकस दूरी, देखो ये तुम्हारा P है, क्या ये P ध्रुव पोल, ये तुम्हारा P है,
और P से फोकस तक की दूरी को, ये हमारा P, ये बिंदु जो है मुख्य अक्ष जिसको काटता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। इसको हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। टॉपिक बनता है फोकस तल। वह तल जो मुख्य फोकस से होकर निकलता है, जो मुख्य फोकस F से होकर के निकलता है तथा मुख्य अक्ष के बिल्कुल लंबवत होता है। ये मुख्य अक्ष हमारा इसके लंबवत होता है, F से निकले और मुख्य अक्ष के लंबवत हो, इस तल को बोलते हैं फोकस तल। जैसे देख पा रहे हैं AB क्या है, इसमें फोकस तल है, M1 M2 द्वारक है इसका, ये द्वारक है।